नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान भारती पे। और आज हम अपने मानव शरीर के तंत्र की कड़ी में आज हम श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम लेकर आ गए हैं। तो हम शुरू करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, जिसे हम दो भागों में ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, कुछ चीज़ें कठिन भी हैं। जैसे आगे अभी आपको क्रेब साइकिल वगैरह मैं पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा सा कठिन भी है। तो वो कितने सरलतम तरीके से अपने को समझ में आ जाए, मैं आपको बता सकूं, प्रयास सिर्फ यही रहेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये है क्या। तो ये एक जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन जैविक इसलिए है क्योंकि जीवित प्राणियों में होती है, और रासायनिक इसलिए है क्योंकि इस क्रिया में पूर्ण करने के लिए कुछ तत्व जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो रसायन के बहुत महत्वपूर्ण अवयव माने जाते हैं, जिनमें से मेन है CO2 और O2। तो इसीलिए यह एक जैव रासायनिक क्रिया कही जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन सामान्यतः आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। ऑक्सीडेशन में कोई चीज़ या कोई तत्व जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन को छोड़ता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। परंतु यहाँ पर कुछ भिन्न है ये प्रक्रिया। सामान्यतः अगर हम सामान्य तौर पर अगर हम बात करें बायो के स्तर पे, तो किसी चीज़ का अपने सामान्य स्थिति से नीचे की तरफ जाना या उसका सड़ना गलना, ये सब ऑक्सीकरण कहलाता है। परंतु यहाँ पर भी बात वही है, लेकिन अपने को समझना ये है कि भोजन जो हमारे द्वारा किया गया, अब उससे छोटे, उसके सरलतम हिस्सों में तोड़ना और उसका शरीर में ऊर्जा के रूप में उपयोग करने लायक उसको बनाने की क्रिया जो है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो जो श्वसन जो होता है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम या जो प्रक्रिया होती है श्वसन की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिससे जो भोज्य पदार्थ है वो हमारे शरीर में हमारे ऊर्जा के रूप में हमें इस्तेमाल करने को मिल सके। उसके बाद जो ऊर्जा हमें ऑक्सीकरण के बाद प्राप्त होती है वो ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है, और वो संचित कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। कई जगह हो सकता है आपको पढ़ने को ना मिले, या कई जगह आप सिर्फ इतना पढ़ लें कि ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है, परंतु संचित कहाँ होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, जो भविष्य में हमारे द्वारा ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसीलिए ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के बाद जो CO2 निकलती है उसे वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, जो कि रिस्पिरेशन यानी हमारे द्वारा जो सिस्टम पढ़ा जा रहा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कितने हिस्सों में बटी हुई है, और हमें किस किस तरीके से उसका अध्ययन करना है। तो एक आरेख समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया जो है वो मुख्यतः 3 चरणों में बटी होती है। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और उसके बाद अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो बाह्य श्वसन होता है वह 2 हिस्सों में बटा होता है। 2 हिस्सों में हम उसको बांट कर पढ़ेंगे। पहला है ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया, और दूसरा है गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें से जो ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन यानी हवा को अंदर लेना, और एक्सपिरेशन यानी हवा को बाहर छोड़ना। इसके बाद हम देखते हैं गैसों का परिवहन, गैसों का विनिमय, जो O2 और CO2 का विनिमय जो एल्वियोलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे होता है, वही होता है गैसों का विनिमय। उसके बाद होता है गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो जिसमें से O2 के ट्रांसपोर्टेशन की विधि तो आसान है। मुख्य जो विधि होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो होती है CO2 की, क्योंकि O2 के परिवहन की एक ही विधि है, पर CO2 के परिवहन की मुख्यतः 4 विधियां होती हैं जिससे CO2 का परिवहन होता है। उसमें से पहला हीमोग्लोबिन के रूप में, दूसरा प्लाज्मा के रूप में, तीसरा कार्बोनेट के रूप में, और चौथा जो है वो कार्बामिनो यौगिक के रूप में। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे।
उसके बाद आता है अंतः श्वसन यानी इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन भी दो भागों में बटा होता है, एक होता है अनाक्सी यानी एनारोबिक और दूसरा होता है आक्सी यानी एरोबिक। अनाक्सी श्वसन यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें कि बिना ऑक्सीजन के ही आवश्यकता पड़ने पर या इमरजेंसी में ऊर्जा की आवश्यकता होने पर जो श्वसन स्टार्ट हो जाता है वो अनाक्सी श्वसन है। और आक्सी श्वसन यानी जो रेगुलर श्वसन चल रहा है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है होता है, वह आक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन आक्सी श्वसन कहलाता है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हम अध्ययन करते हैं बाह्य श्वसन का, जिसे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या पल्मोनरी रिस्पिरेशन यानी फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। यह श्वसन जो है वो जीव और वातावरण के मध्य संपन्न होता है, यानी जीव जो है वो वातावरण से हवा अंदर लेता है और वो जो हवा है वो प्रधान श्वसन अंग तक जाती है और वहाँ से फिर शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उद्देश्य होता है O2 यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी अवशिष्ट गैस को शरीर से बाहर निकालना। और इसके लिए जो प्रधान अंग कार्य करता है वह होता है फेफड़ा। अब फेफड़े तक ऑक्सीजन को ले जाने के लिए विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जिसमें से नसिका यानी नॉस्ट्रिल अपनी नेजल कैविटी हो गई, और उसके बाद फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रेकिया है, और ट्रेकिया फिर डिवाइड होके ब्रोंकाई, ब्रोंकस और फिर एल्वियोलाई तक जो है वो पूरी संरचना जो है वो एक वृक्ष के समान जो है वो बटी हुई है। मेडिकल में इसे रेस्पिरेटरी ट्री भी कहा जाता है। एक टर्मिनोलॉजी में एक ऐसा वर्ड आता है मेडिकल में जिसे रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। तो एक वृक्ष जैसी संरचना है ये संपूर्ण संरचना। तो आइए हम अब चरणबद्ध तरीके से अब इसका अध्ययन करते हैं। तो पहले तो नसिका यानी नॉस्ट्रिल हम देखते हैं। नॉस्ट्रिल जो है वो हमारे नाक में ये जो दो छिद्र होते हैं वह नसिका छिद्र कहलाते हैं, और इनके बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम के द्वारा जो है वो नॉस्ट्रिल दो भागों में विभाजित रहता है। तो ये नेजल सेप्टम होता है। नेजल सेप्टम के नीचे एक जगह पाई जाती है जहाँ पे रोम छिद्र पाए जाते हैं, उसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। यह जो वेस्टिब्यूल है वो रोम छिद्र से आच्छादित होती है। एक संरचना आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा आँख जैसी संरचना ये बन गई है। ये बेसिकली आँख नहीं है, ये संरचना है ऑल्फैक्टरी रीजन। वहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल्फैक्टरी बड। तो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल जब ऊपर की ओर जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये संरचना जो है वो पाई जाती है, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब यानी ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है, जहाँ से मनुष्य जो है वो किसी भी चीज़ को सूंघ सकता है। अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्य में यह छोटा होता है, इसलिए मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है वो कुछ जानवरों से कम होती है। और ये जो ऑल्फैक्टरी घ्राण क्षेत्र यानी ऑल्फैक्टरी रीजन है, ये अपने ब्रेन के सबसे बड़े हिस्से जो सेरिब्रम होता है, ये दोनों ब्रेन के दोनों बड़े हिस्से जो सेरिब्रम होते हैं, इन सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा यह ऑल्फैक्टरी रीजन यानी घ्राण क्षेत्र होता है, जिससे मनुष्य किसी भी चीज़ को सूंघता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल होते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन, एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रतिदिन लगभग आधा लीटर म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो हमारे नॉस्ट्रिल और उसके बाद के हिस्से हैं उनको नम बनाने का कार्य करती है। तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से आच्छादित होते हैं जो कि आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन जो है वो स्त्रावित करती है, जिसका एक रीज़न ये है कि जब हम नाक से बार बार सांस खींचते हैं तो वो ड्राइनेस ना हो, वहाँ पे सूखापन ना आने पाए, और जो डिजिटल अपनी वेसल्स यानी ब्लड सप्लाई है वो डैमेज ना होने पाए। दूसरा, धूल कण वगैरह जो शरीर के अंदर जा रहे हैं वह वेस्टिब्यूल में पाए जाने वाले रोम छिद्र और म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से वहाँ अटक जाएं और अंदर न जाने पाए, जो उसका मुख्य कार्य यह होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नसिका यानी नॉस्ट्रिल है, नेजल कैविटी है, उसका जो लंबाई है वह 12 से 14 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई होती है सेप्टम की, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं ये पूरी ऊंचाई है इसकी, ये लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही हम जानेंगे तो हमसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसके बाद जो अगला हिस्सा आता है वह स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो फेरिंग्स जो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, तो फेरिंग्स जो है वो आहार नाल का हिस्सा होता है, जिसमें एपिग्लॉटिस जैसी संरचना पाई जाती है। तो वो एपिग्लॉटिस क्या करता है कि वो
भोजन निगलते समय श्वास नली को बंद करता है, जिससे भोजन जो है वो श्वास नली में ना जाने पाए। तो लैरिंग्स हम देखते हैं, लैरिंग्स का जो मुख्य कार्य होता है, तो लैरिंग्स का मुख्य कार्य होता है ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ना, और उसके बाद दूसरा इसका कार्य होता है ध्वनि का उत्पादन, और इसकी जो लंबाई होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और यह महिलाओं एवं बच्चों में छोटी एवं पुरुषों में थोड़ा बड़ी होती है, इसलिए महिलाओं की एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में थोड़ी पतली आती है। तो यह है स्वरयंत्र लैरिंग्स। इसके बाद हम देखते हैं श्वास नली यानी ट्रेकिया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स के बाद मैं कह सकता हूँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह पूरा एक ट्रैक जो है वो प्रदान करता है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो श्वास नली यानी ट्रेकिया, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, एवं इसका व्यास यानी डायमीटर, इसकी गोलाई जो होती है वह 16 mm की होती है। और इसकी एक खास विशेषता होती है कि इसकी संपूर्ण लंबाई यानी जहाँ से ट्रेकिया शुरू होती है और जहाँ तक वो डिवाइड होती है, सबसे पहला डिवाइडेशन जो है वो ब्रोंकाई के रूप में होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो ट्रेकिया आने के बाद इन दो हिस्सों यानी ब्रोंकाई में, यानी दोनों फेफड़ों की तरफ जब वो डिवाइड होती है तो उसको ब्रोंकाई कहते हैं। तो वहाँ तक इसमें ट्रेकियल रिंग जो है वो पाए जाते हैं, जो कि अपूर्ण ट्रेकियल रिंग कहे जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ट्रेकिया में पूर्ण रिंग्स नहीं पाए जाते, अपूर्ण रिंग्स पाए जाते हैं। उन्हें अपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि वो आगे की ओर तो पूरे गोल होते हैं, परंतु पीछे की ओर जो है वो चपटे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अपूर्ण रिंग्स कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिंग्स होती हैं ट्रेकिया में, आप स्वयं फील कर सकते हैं, जब आप अपने गले में पकड़ेंगे तो आपको कुछ रिंग्स जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। इनके दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला तो बाहरी आघातों से श्वास नली की रक्षा करना। श्वास नली की रक्षा करने का उद्देश्य ये है कि कोई भी आसानी से श्वास नली को दबा ना सके, और दबाने पे उसको मतलब जीव को तुरंत कोई मेजर नुकसान ना होने पाए, इसलिए ये ट्रेकियल रिंग्स जो है वो मौजूद होती हैं, जो बाहरी आघात से रक्षा करती हैं। और दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह ये होता है कि सांस लेते समय ये चिपकने ना पाएँ, यानी सांस अगर हमने ले लिया और सांस का रास्ता जो है, सांस अगर हवा निकल गई तो वो चिपकने ना पाए, क्योंकि अगर वो चिपकेंगी तो सांस लेने का रास्ता जो है अवरुद्ध होगा, और सांस की जितनी हमें फेफड़े में ज़रूरत है उतनी बराबर सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इन ट्रेकियल रिंग्स के होते हैं। ट्रेकियल रिंग्स जो होती हैं वो लगभग 16 से 20 की संख्या में पाई जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी भी जीके की किताब में आप नहीं पाएंगे ये। तो जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, अपूर्ण रिंग्स होती हैं, उनकी संख्या 16 से 20 होती है। और जैसा देख रहे हैं मैंने लिखा भी है कि चिपकने और बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो इनकी लेयर होती है वो आंतरिक सतह है वह सीलिएटेड इपिथीलियम की बनी होती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अंदर की लेयर सीलिएटेड इपिथीलियम की बनी होती है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, व्यास 16 मिलीमीटर, और जो वलय होते हैं वह अपूर्ण होते हैं और इनकी संख्या 16 से 20 होती है। इसके बाद आपको एक संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ट्रेकिया यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड होती है। वह हिस्सा जहाँ से ट्रेकिया डिवाइड होती है वह करीना कहलाता है, और करीना से ट्रेकिया डिवाइड होती है और दोनों फेफड़ों की तरफ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो एक ब्रोंकाई एक फेफड़े में प्रवेश करती है। उसके बाद दाहिने तरफ के फेफड़े में 3 शाखाएं निकलती हैं और बाएं तरफ के फेफड़े में 2 शाखाएं निकलती हैं। दाहिने तरफ के फेफड़े में 3 शाखाएं यानी 3 ब्रोंकस होते हैं और वो तीनों लोब्स में चले जाते हैं, यानी दाहिने फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं। इसी तरह बाएं तरफ की जो ब्रोंकाई होती है वह डिवाइड होके 2 शाखाओं यानी 2 ब्रोंकस में डिवाइड होती है, क्योंकि बाएं तरफ के फेफड़े में 2 लोब होते हैं। और उसके बाद ये जो ब्रोंकस होते हैं ये विभिन्न ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होके, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो अपनी आखिरी यूनिट यानी एल्वियोलाई तक डिवाइड होते हुए चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठक के बारे में। तो एल्वियोलाई यानी वायु कोष, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किया जाता है, यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट भी कहे जाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की
यूनिट यानी इकाई क्या होती है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा एल्वियोलाई। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कार्यात्मक और संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल जो यूनिट होती है वह एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई की संख्या 3 × 10⁸, यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह संख्या आएगी लगभग 300 करोड़, यानी 3 × 10⁸, यानी हमारे शरीर में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई पाई जाती हैं। और यह जो सरफेस होती है यह 400 से 800 वर्ग फीट की एक सतह हमें प्रदान करती हैं रिस्पिरेशन के लिए। यानी इन एल्वियोलाई को अगर हम इनका क्षेत्र निकालेंगे तो लगभग 400 से 800 वर्ग फीट का एक क्षेत्र निकल के आता है, जो हमें सांस लेने के लिए इतना बड़ा सरफेस प्रदान करता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पूरे शरीर में विधिवत तरीके से की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं फेफड़े यानी लंग्स के बारे में। आपको दो यहाँ पे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें से मैंने दाहिने तरफ 1, 2 और 3 लोब्स बनाए हैं और बाएं तरफ 1 और 2। इसका मतलब है कि दाहिने फेफड़े में 3 और बाएं फेफड़े में 2 लोब पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक नॉच दिखाई दे रही है जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं, जहाँ पे हृदय आके अपनी जगह लेता है, वह कार्डियक नॉच कहलाती है। एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि कार्डियक नॉच जो है वो बाएं फेफड़े में आगे की तरफ बनी होती है, यानी पीछे की तरफ जो फेफड़ा होता है वह पूर्ण होता है, और यह नॉच जो है वो आगे की तरफ ही बनी होती है, जहाँ पे रेस्ट करने के लिए हार्ट को जगह दी जाती है। तो बाएं फेफड़े में कार्डियक नॉच पाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जानते हैं फेफड़े के बारे में, तो फेफड़े यानी लंग्स सबको पता है ये 2 पाए जाते हैं, और थोरेसिक कैविटी यानी मनुष्य का ये जो वक्ष गुहा है वहाँ पर दोनों तरफ फेफड़े पाए जाते हैं। तो 2 फेफड़े पाए जाते हैं और थोरेसिक कैविटी में, और ये कोनिकल यानी शंक्वाकार आकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कोन जैसी संरचना है, तो ये शंक्वाकार आकार के होते हैं और स्पंजी और गुलाबी होते हैं। स्पंज जैसे होते हैं जो कि हवा को आराम से सोख सकें और फूल सकें, और गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो फेफड़े होते हैं वो दोनों फेफड़े जो हैं वो चारों तरफ से एक प्लूरल मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, यानी पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है। उस द्रव को प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यह जो द्रव होता है वह घर्षण से और चोट से फेफड़ों की रक्षा करता है, यानी सांस लेते समय किसी तरह का घर्षण से फेफड़ों को बचाना और बाहरी आघातों से फेफड़े की रक्षा करना, इस कैविटी में भरे फ्लूइड का यह काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्डियक नॉच, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वह लेफ्ट लंग में पाई जाती है, और राइट लंग 3 और लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। फेफड़ों की जो लंबाई होती है वह एवरेज लंबाई 24 सेंटीमीटर होती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति हैवी वर्क करता है, जैसे जो लॉन्ग रनिंग वाले एथलीट होते हैं, तो उनमें लगातार चूँकि वर्क कैपेसिटी फेफड़ों की बढ़ जाती है, इसलिए उनमें कई बार फेफड़े 24 से 27 सेंटीमीटर तक के लंबे हो जाते हैं, परंतु एवरेज लंबाई 24 सेंटीमीटर होती है। और जो राइट लंग होता है यानी दाहिना फेफड़ा, वो सामान्यतः बाएं फेफड़े से थोड़ा सा लंबा होता है, और इनका वजन जो होता है वो दोनों फेफड़ों का 1 से लेकर 1.3 किलो तक होता है। और जो दाहिना फेफड़ा होता है वो थोड़ा भारी भी होता है, यानी वह दाहिना फेफड़ा जो है वो लंबाई में भी अधिक होता है, वजन में भी अधिक होता है, उसमें लोब्स भी 3 पाए जाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो फेफड़ों सामान्य व्यक्ति में जो फेफड़ों की कैपेसिटी होती है वह 6 लीटर होती है, और इसी तरह जब बच्चे का जन्म होता है, न्यू बॉर्न बेबी में 120 से 150 ml जो है वो फेफड़ों की कैपेसिटी होती है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। फेफड़ों के बाद अब जान लेते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम को थोरेसिक कैविटी का फर्श कहा जाता है, यानी जो हमारी ये कैविटी है जहाँ ये फेफड़े मैंने अभी आपको बताया वो फेफड़े जहाँ रहते हैं वो थोरेसिक कैविटी है, और उसका जो फर्श है वह डायफ्राम मांसपेशी का बना होता है। तो डायफ्राम को थोरेसिक कैविटी का फर्श कहते हैं। यह बॉडी कैविटी को ऊपरी 2 भागों में बांटती है। ध्यान देंगे यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, बॉडी कैविटी यानी शारीरिक गुहा।
तो जान लेते हैं बॉडी कैविटी के बारे में बहुत जल्दी। बॉडी कैविटी जो है वो 3 भागों में बटी होती है। पहला है थोरेसिक कैविटी यानी क्षमा करिएगा, पहली है थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा, दूसरी है उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी, और तीसरा होता है पेरिनियल कैविटी। तो इन तीनों को मिलाकर बॉडी कैविटी बनती है। बॉडी कैविटी जहाँ पे हमारे शरीर के विसरा महत्वपूर्ण अंग जो हैं वो रहते हैं और अपना कार्य करते हैं, उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। 3 सेक्शंस में बटी होती है, 3 हिस्सों में बटी होती है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेरिनियल कैविटी। तो ऊपर की दो कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इनको डिवाइड करने का काम जो है वो डायफ्राम मसल करती है। गुंबद यानी डोम शेप होती है, डोम के आकार की होती है और स्कल्टल मसल की बनी होती है। और बेसिक कार्य इसका जो होता है वो रेस्पिरेशन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, आप देख रहे हैं एक एरो बना हुआ है, वह अंदर की ओर जा रहा है, और जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि फेफड़े जो है वो फैल गए हैं। तो फेफड़े फैल जाते हैं और जो डायफ्राम है वो चपटी हो जाती है। यहाँ पे आपको चपटी संरचना दिखाई दे रही है। तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फैलते हैं और डायफ्राम चपटा होता है। इसी के विपरीत आप देख रहे हैं जब हमारे द्वारा हवा छोड़ी गई है तो फेफड़े सिकुड़ गए हैं और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया है, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और यहाँ पे रिलैक्स हो गया है। तो रिलैक्स होकर अब फिर से अपने डोम शेप में आ गया है। तो डायफ्राम, ये है डायफ्राम जो थोरेसिक कैविटी का फर्स्ट कहलाता है। इतना डायफ्राम के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम जानते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन के बारे में। यानी इंस्पिरेशन यानी निःश्वसन और एक्सपीरेशन यानी उच्छ्वसन। तो हमें इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी कंफ्यूजिंग है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। तो श्वसन की क्रिया यानी ब्रीदिंग, वायु को श्वसन मार्ग से अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया यानी श्वासोच्छ्वास श्वसन क्रिया यानी ब्रीदिंग कहलाती है। यानी वायु को अंदर लेना और अंदर की वायु को बाहर छोड़ देना ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया कहलाती है। बहुत छोटी सी बात है, आप पहले से जानते होंगे। 2 तरह से संपन्न होती है, ये भी आप जानते होंगे। पहला निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन और दूसरा उच्छ्वसन यानी एक्सपिरेशन है। परंतु हो सकता है अभी तक आप ये ना जानते हो कि स्टेप बाय स्टेप इन दोनों की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं। तो जो निःश्वसन होता है वह वातावरण से वायु का श्वसन अंगों में प्रवेश, यानी वातावरण से वायु का श्वसन अंगों में प्रवेश इंस्पिरेशन कहलाता है। अब ये होता क्यों है? अब ये होता इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स यानी इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो पसलियां हैं उनके बीच में गैप पाए जाते हैं। ये गैप एक मार्कर होते हैं हमारे थोरेसिक और कई बार जो हमारे एब्डोमिनल अंग होते हैं उनको जानने के लिए कई बार मार्कर का काम करते हैं। तो ये जो स्पेस होता है जिसे हम इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं, वो स्पेस में कई सारी मांसपेशियां परत दर परत लगी होती हैं, यहाँ से अटैच होती हैं और पूरा आच्छादित होती हैं मांसपेशियों से। तो उन मांसपेशियों को इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है। तो सबसे पहले ये इंटरकॉस्टल मसल जो होती हैं वो उनमें एक सिकुड़न, एक हलचल पैदा होती है। उस हलचल के परिणाम स्वरूप उस हलचल के परिणाम स्वरूप होता ये है कि जो हमारी पसलियां हैं, जो इंटरकॉस्टल स्पेस के बाद जो आपको दिखाई देगा, अपनी पसलियां आप फील कर सकते हैं कि पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती हैं, और जो स्टर्नम जो इन पसलियों को एक अटैचमेंट देता है और पीछे की ओर जो स्पाइन है उससे जाके वो जोड़ता है, तो जो एक सामने की ओर अटैचमेंट यानी स्टर्नम अटैचमेंट देता है पसलियों को, वो आगे की ओर जाना शुरू करता है। पसलियां ऊपर की ओर, स्टर्नम आगे की ओर जाना शुरू करता है। और इसके बाद होता ये है कि जो हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी यानी वक्ष गुहा और उदर गुहा को बांटने के लिए एक संरचना पाई जाती है, उसे डायफ्राम मसल कहते हैं। तो वो डायफ्राम मसल, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डायफ्राम मसल जो है वो सामान्य अवस्था में गुंबदाकार आकृति की होती है। ये गुंबद मैंने बनाया हुआ है, ये स्टर्नम है
और ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, और ये गुंबद जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये गुंबद यहाँ भी मैंने बनाया था, ये छोटा था, ये बड़ा है। तो सामान्य अवस्था में ये गुंबद जैसी होती है, दोनों कैविटी को एक डिवाइडेशन देती है। तो ये नीचे की ओर खिंचना शुरू हो जाती है, इसमें दबाव पड़ता है और ये चपटी होना शुरू हो जाती है। इसका गुंबद जो है वो चपटा होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप थोरेसिक कैविटी यानी फेफड़ों में फेफड़ों का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से होता ये है कि जो अंदर का दाब है, यानी जो फेफड़ों के अंदर हवा का दाब है, वो बाहर के दाब से कम हो जाता है। ज़्यादा कम नहीं, लेकिन 1-2 मिलीमीटर पर मरकरी mmHg यह कम हो जाता है। और फिजिक्स का एक सामान्य सा नियम है कि वायु का प्रवाह जो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। तो जैसे ही यह खिंचाव पैदा होते हैं और अंदर का दाब कम होता है, तो बाहर की जो हवा है वो अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, और वह तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि अंदर और बाहर का दाब बराबर ना हो जाए। इसी क्रिया को इंस्पिरेशन यानी निःश्वसन कहा जाता है। एक बार बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में फिर जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स में सिकुड़न और हलचल पैदा हुई, परिणाम स्वरूप पसलियाँ जो हैं वो ऊपर की ओर, स्टर्नम आगे की ओर गया, डायफ्राम मसल नीचे की ओर जाकर चपटी होने लगी, थोरेसिक कैविटी का आयतन जो है वो बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर का जो दाब है वह कम हो गया, और कम दाब होने की वजह से हवा अधिक दाब यानी बाहर से कम दाब और फेफड़ों की ओर प्रवेश कर गई। यही संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो निःश्वसन कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं उच्च श्वसन यानी एक्सपिरेशन। तो CO2 युक्त वायु का श्वसन अंगों से बाहर निकालना, CO2 युक्त वायु का श्वसन अंगों से बाहर निकालना एक्सपिरेशन कहलाता है। एक्सपिरेशन में फिर वही प्रक्रिया हुई, इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं उनमें फिर खिंचाव पैदा हुआ। खिंचाव पैदा होने से के परिणाम स्वरूप जो पसलियां हैं वह सामान्य अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर आई, स्टर्नम आगे से पीछे की ओर आया, डायफ्राम जो चपटी हो गई थी वह भी ऊपर की ओर आके फिर से गुंबद वाला आकार बना ली। परिणाम स्वरूप अंदर की थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो गया। आयतन कम होने से क्या होगा, अंदर का दाब बढ़ जाएगा। तो वातावरण से अंदर का दाब 1 से 2 मिलीमीटर पर मरकरी घट जाएगा। परिणाम स्वरूप अब हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगी। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, शायद मैं कुछ गड़बड़ बोल गया हूँ। अंदर का दाब जो है आयतन घटने की वजह से 1 से 2 मिलीमीटर पर मरकरी बढ़ जाएगा बाहर के दाब से, जिस कारण से जो अंदर का दाब है वो बढ़ा और बाहर का दाब कम हो गया। तो फिर से फिजिक्स का वही नियम लागू होगा कि जो हवा है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगी, तो अंदर की हवा जो है अब अपने आप जो है वो बाहर चली जाएगी। हम रोकेंगे भी तो भी थोड़ी देर में वो चली जाएगी। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है वो उच्च श्वसन यानी एक्सपिरेशन कहलाती है। तो एक बार फिर जल्दी से दोनों प्रक्रियाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले दोनों प्रक्रियाओं में इंटरकॉस्टल जो मसल होती हैं उनमें सिकुड़न और हलचल पैदा हुई, जिसकी वजह से जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर, स्टर्नम जो है आगे की ओर और डायफ्राम मसल नीचे की ओर गई, फ्लैट हुई, जिससे अंदर का आयतन थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों में जो वायु दाब है वह कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर का दाब जो है वो अधिक और फेफड़ों में अंदर का दाब कम हो गया। तो अधिक दाब से यानी बाहर से हवा, कम दाब यानी फेफड़ों की ओर आ गई। यह क्रिया निःश्वसन है, यानी ऑक्सीजन यानी वायु को ग्रहण करना। इसी के तुरंत बाद इंटरकॉस्टल मसल्स में फिर से हलचल होगी। उस सिकुड़न के परिणाम स्वरूप जो पसलियां हैं वो ऊपर से नीचे, स्टर्नम आगे से पीछे और डायफ्राम मसल जो चपटी हो गई है अब वह गुंबदाकार रूप बनाएगी, यानी अपने सामान्य रूप में हो जाएगी, जिससे थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम होने से अंदर का दाब बाहर के दाब से 1 से 2 मिलीमीटर पर मरकरी बढ़ जाएगा, जिससे फिजिक्स का फिर से वही नियम लागू हुआ कि अधिक दाब से कम दाब की ओर हवा जाएगी। तो अब हवा अधिक दाब यानी फेफड़ों से कम दाब यानी वातावरण में छोड़ दी जाएगी। यही है श्वसन क्रिया यानी ब्रीदिंग। आइए अब हम जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों के विनिमय के बारे में, और जो इसका फंडामेंटल लॉजिक है गैसों का एक्सचेंज क्यों होता है वह है डिफ्यूजन ग्रेडियंट यानी विसरण प्रवणता। और इस विसरण प्रवणता के लिए एक बार फिर से जो जिम्मेदार कारक है वह है दाब यानी प्रेशर। जैसा कि फेफड़ों में आपने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में देखा था
कि वायु जो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर आती है। इसी तरह हमारे एल्वियोलाई यानी वायु कोषों में भी जो दाब की वजह से वायु जो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर विस्तरित हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। O2 CO2 का विनिमय एक्सचेंज विसरण प्रवणता डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण यानी दाब में अंतर के कारण होता है। यानी CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वह डिफ्यूजन ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता के कारण होता है, जो कहलाता है दाब में अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है। एल्वियोलर एयर में O2 का दाब 100 mmHg होता है। हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन ली गई और वो ऑक्सीजन अब जो वायु कोष में गई है, उस वायु कोष में जो रक्त की सप्लाई है यानी वाहिनी और वेन और आर्टरी की यानी सिरा और धमनी की, और साथ में उसमें हवा भी भरी हुई है क्योंकि वो हवा हमारे द्वारा ग्रहण की गई है। तो जो अंदर भरी हवा है वायु कोष में, उसमें O2 का दाब 100 mmHg होता है, और साथ में जो अंदर सिरा है, जो उस वायु कोष में सिरा है, उसमें जो दाब है O2 का वह 37 mmHg होता है। यानी हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण की वो वायु कोष में गई और वहाँ पे O2 का दाब 100 mmHg, और जो वायु कोष में रक्त की संचालित हो रहा है उसमें O2 का दाब 37 mmHg। तो यहाँ आप अंतर साफ देख सकते हैं, 100 mmHg और 37 mmHg होता है, जिससे O2 अधिक दाब से कम दाब की ओर विसरित हो जाती है। सीधा सा नियम है कि चूंकि वायु कोष में हवा में ऑक्सीजन 100 mmHg दाब पर है और जो अंदर सिरा प्रवाहित हो रही है जिसमें ऑक्सीजन 37 mm दाब पर है, तो उस हवा से अंदर सिरा की ओर जो है वो जो ऑक्सीजन है वह चली जाती है। 100 mmHg दाब से 37 mmHg दाब की ओर वह चली जाती है। इसी के साथ जो CO2 का दाब होता है एल्वियोलर एयर में, जो हमने हवा ली उसमें जो CO2 का दाब है वह दाब रह जाता है 40 mmHg। यानी उस हवा में CO2 का दाब 40 mmHg होता है, और जो सिरा प्रवाहित हो रही है उस सिरा में CO2 का दाब 46 mmHg होता है। तो यहाँ पे एक और विपरीत परिस्थिति तैयार हुई, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति की। सिरा में ऑक्सीजन का दाब 37 और CO2 का दाब 46 mmHg, और जो सेक में हवा भरी हुई है उसमें O2 का दाब 100 mmHg और CO2 का जो दाब है वह 40 mmHg। तो सिरा यानी वेन से 46 mmHg से CO2 जो है वह डिफ्यूज़ करके यानी विस्तृत करके उस हवा में आ जाती है, और उस हवा को बाद में तुरंत ही मतलब फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह बहुत सीधा सा सिद्धांत है, हमें सिर्फ डेटा याद रखना है, और डेटा भी बहुत आसान है कि यह प्रक्रिया जो है वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट यानी विसरण प्रवणता के कारण होती है, क्योंकि जो अंदर हवा है उस हवा में O2 जो है वो 100 mmHg और CO2 40 mmHg पर होता है, और सिरा जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है उसमें जो O2 है वह 36 mmHg 37 mmHg और जो कार्बन है वह 46 mmHg पर होता है। तो ऑक्सीजन अंदर की ओर आ जाती है 100 से 37 की ओर, और कार्बन जो है वो 46 से 40 की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर चला जाता है। यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु और बाहर निकाली गई वायु में किस वायु की मात्रा कितनी होती है। तो नाइट्रोजन हमारे द्वारा ली गई वायु में 79% यानी 79% नाइट्रोजन ली जाती है, और पूरी की पूरी नाइट्रोजन 79% नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो वायु हमारे द्वारा ली गई उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ी गई वायु में मात्र 17% ऑक्सीजन रह जाती है, यानी 4% ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है। तो 21% ऑक्सीजन को ग्रहण किया हमने और 17% ऑक्सीजन को छोड़ा। इसी तरह CO2 जो कि ली गई वायु में 0.03% होती है, CO2 ली गई वायु में 0.03% होती है, और जब हम वायु को छोड़ते हैं तो छोड़ी गई वायु में CO2 का प्रतिशत जो है वो 4% हो जाता है। बहुत सामान्य सा डेटा है, इसे हमें एग्जैक्टली याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं O2 और CO2 के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फेफड़ों के समान ऊतकों में भी विनिमय होता है। ऊतकों में सक्रिय उपापचय के कारण CO2 की मात्रा अधिक होती है,
क्योंकि जो उपापचय की मात्रा है वो कोशिका लेवल पर ही होती है, और बाकी जो फेफड़े और वाहिनियां हैं उनका काम सप्लाई करने का रहता है। चूँकि उपापचय की मात्रा कोशिका स्तर पर और ऊतक स्तर पर होती है, इसलिए ऊतकों में CO2 की मात्रा अधिक होती है, तो CO2 ऊतक से रक्त में मिलती है और O2 जो है वह रक्त से ऊतक में मिलती है। सामान्य सी बात है, इसे हम याद रखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा जीके का लॉजिक नहीं है, परंतु इसके पहले मैंने जो चीज़ें बताई उसमें बहुत से जीके के लॉजिक हैं, प्रश्न हैं, तो उन्हें हमें याद रखना है। अब आगे वाले पार्ट में, आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, O2 और CO2 का, जिसमें से CO2 का परिवहन हर क्षेत्र के विद्यार्थी, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो PSC या SI की तैयारी कर रहे हो, तो CO2 का उसमें एक्सचेंज जो है ट्रांसपोर्टेशन गैसों के परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कितने % CO2 जो है वो कैरी करके लाई जाती है और वो कैसे लाई जाती है, उसके फार्मूले भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अंतः श्वसन यानी ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन, जिसमें क्रेब्स साइकिल और बाकी साइकिल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।